हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक होम असाइनमेंट दिया था कि 2 स्फीयर था जिसका सेपरेशन आर था, जो कि आर जो है वेरी ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ स्फीयर था। ठीक है, तो इस केस में था कि जब ये ऐसे इस स्थिति में रखा था तो इस पे एफ फोर्स लग रहा था। तो एफ फोर्स कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ 5Q डाल दिया, Q2 डिवाइड 3Q डाल दिया, डिवाइड बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 15KQ बाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको इधर ला के डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे को डाटा मिल गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट था इसका कि इसको मैंने टच किया मतलब कंडक्शन मेथड याद करो बच्चों, और दोनों का रेडियस जब इक्वल होता था तो टोटल सिस्टम का चार्ज का आधा आधा दोनों पे चला जाता। तो आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होता, टोटल चार्ज का सम डिवाइड बाई 2। तो ये कितना 5Q प्लस 3Q इक्वल टू 8Q डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4Q। ठीक है, अब इस स्थिति में मैं फोर्स निकालता तो कितना था, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट किया तो एफ डैश की वैल्यू इस केस में कितना आ गया बच्चों, 16KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, यहाँ से KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, तो जो टच करने के बाद जो फोर्स आएगा तो ये आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू 16/15 F। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है कि इस बार क्या करते हैं, दो मीडियम लेते हैं, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है और दो चार्ज लेते हैं, उस चार्ज की वैल्यू गिवन है, थिकनेस ऑफ ईच मीडियम गिवन है, तो अपने को नेट फोर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, सवाल ये है कि एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ +3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, इस बार क्या है बच्चों, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है ये है 4 मीटर और इसकी जो थिकनेस है ये है 2 मीटर। ठीक है, ये दो अलग अलग मीडियम है। ठीक है, चलो ठीक है, ये एक अलग मीडियम है। ठीक है बच्चों, एक अलग मीडियम है। जो इस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 9 है। ये है मीडियम 2 जिसकी वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू है 9। ठीक है, और एक ये मीडियम है बच्चों, ठीक है, एक दूसरा मीडियम है जिसकी थिकनेस कितना गिवन है 4 मीटर और ये मीडियम जो 1 है, ठीक है बच्चों, इसका जो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये है 81। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो कल मैंने आपको बताया था कि एक पार्शियली फ्लूइड मीडियम है तो अपन उसके थिकनेस को एयर के इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो। और ये टोटल सिस्टम को अगर एयर के इक्विवेलेंट लेके जाना है तो अपन क्या करेंगे, एयर के इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलो तो आर एयर निकालो, आर ए निकालूंगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √K1 इंटू T1 की जगह 4 है, प्लस √K2 इंटू 2। तो एयर के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना आ रहा होगा, 81 का रूट इंटू 4 प्लस √9 इंटू 2। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, 9 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, कितनी वैल्यू आ गई, 36 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों, 42 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या किया कि सिस्टम को एयर के इक्विवेलेंट लिख दिया। मेरी क्या है अगला स्टेप, क्या है, मैंने एयर में अब क्या कर दिया, 2 चार्ज कर दिया। एक का वैल्यू कितनी है, +2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इस सिस्टम को मैंने एयर में कन्वर्ट कर लिया, कल आप लोगों को सिखाया था, ये 42 मीटर आ जाएगा। अब मेरे को जब फोर्स निकालना होगा बच्चों, जब फोर्स निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फार्मूला लगा दूंगा, फोर्स इज इक्वल टू, इस सिस्टम को देखूंगा, ये सिस्टम को मैंने एयर के इक्विवेलेंट में तब्दील कर लिया। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 Q2 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो कितना आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो आ रहा होगा 54 डिवाइड बाई 42 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन। इसको आगे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ रहा होगा 3 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 10 का पावर
-3 न्यूटन। ये है आंसर इसका, ठीक है। तो अगर पार्शियली फील्ड मीडियम दे दे बच्चों तो अपन उसको कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं एयर के इक्विवेलेंट, इस पे भी सवाल था। चलो ठीक है, चलो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अपन कूलॉम्स लॉ के प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है बच्चों। चलो सुपरपोजिशन लॉ देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है। चलो ये नोट कर लो। चलो देखते हैं अपन सुपरपोजिशन लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है। चलो ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता क्या है देख लो। ये होता है क्या बच्चों कि एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, सुनना ढंग से, एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट अनदर चार्जेस की इंटरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लो। इसका स्टेटमेंट ये है कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू, लिख लेना, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, ड्यू टू presence of another charge is independent to the interaction of another charge, ठीक है, another charges, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट जितने भी चार्ज होंगे उनके प्रेजेंस से ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ओवर एन चार्ज, नेट फोर्स ओवर एनी चार्ज, net force over any charge is vector sum of all the individual, ठीक है बच्चों, all the individual force acting on that charge, ठीक है। चलो ये तो है स्टेटमेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको लिख लो। चलो वो जो मैं नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे को फोर्स लिखना है फर्स्ट चार्ज पे, तो ये क्या होगा, जो दूसरा चार्ज पहले पे लगा रहा होगा फोर्स, जो तीसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा होगा, सो ऑन, जो nth चार्ज होगा वो फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा उसका वेक्टर सम होगा। अपन इस पे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इस पे सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, जो ए पॉइंट पे चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। सवाल ऐसा है कि यहाँ पे +2 कूलॉम चार्ज है, ठीक है बच्चों, और यहाँ ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है। यहाँ पे 4 कूलॉम का चार्ज रख दिया है, ठीक है, और यहाँ 6 कूलॉम चार्ज है, ठीक है। आपको बताना क्या है कि जो ये चार्ज है ना बच्चों, ये इस चार्ज पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो बताओ बच्चों कि ये सब प्लस चार्ज है, ठीक है, ये सब प्लस चार्ज है, ठीक। तो एक बात बताओ मेरे को, अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को मैं समझा रहा हूँ, अच्छे समझना कि सर ये जो चार्ज है इसके अगल बगल में कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, ठीक है।
तो हमको बताओ सर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है। ठीक है, तो समझो कि अगर मेरे को ये +2 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स लिखना है तो मैं देखूंगा एक बार इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, जो कि जो 4 कूलम चार्ज है वो 2 कूलम चार्ज पे जब फोर्स लगा रहा होगा तो इसका इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच का मैं नेट फोर्स लिखूं तो इसके चलते कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, मतलब मैं इसको नहीं देखूंगा। ये है सुपरपोजिशन लॉ। मतलब अगर अपने को दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखना है तो दूसरे चार्ज को नहीं देखना है, दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स जितना एग्जर्ट हो रहा है उसको अपने को नहीं देखना है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं देखूं तो ये जो 4 कूलम है, +4 कूलम में 2 कूलम पर किस साइड फोर्स लगा रहा हुआ है, इसको रिपेल कर रहा हुआ इधर, और फिर जब इनके बीच का मैं फोर्स निकालूंगा तो 4 कूलम को इग्नोर कर दूंगा, 4 कूलम का इंटरेक्शन नहीं देखूंगा, सिर्फ इन और इन चार्जेस को देखूंगा। जो 6 कूलम और 2 कूलम के बीच में लगने वाले फोर्स को ही लिखूंगा मैं, 4 कूलम के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो अगर हमको 2 कूलम पे नेट फोर्स लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल का इंटरेक्शन का वेक्टर समीशन करूंगा। क्या करूंगा, इंडिविजुअल के इंटरेक्शन फोर्स का वेक्टर समीशन। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरपोजिशन लॉ क्या है, कि अगर दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन देखना है तो अनदर चार्जेस के इंटरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा। चलो ये अगर ए पॉइंट था मेरे को, तो ये 2 कूलम किधर क्या फोर्स लगा रहा होगा, मैं इसको एफ बी दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 4 कूलम है वो बी पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये इधर लगा रहा है। 6 कूलम के बीच में भी इधर ही फोर्स लग रहा होगा, चलो 6 कूलम पे भी इधर ही फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया एफ सी। ठीक है, तो देखो जो ए पॉइंट पे +2 कूलम चार्ज है इस पे जो फोर्स लग रहा है वो देखो ये 2 वेक्टर क्वांटिटी है। 2 वेक्टर क्वांटिटी, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो अपने को वेक्टर एडिशन याद होगा बच्चों, याद करो, ए और बी 2 वेक्टर है तो उनके बीच में अगर थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, √√a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो इसकी मैग्नीट्यूड देख लें तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, देखो एफ बी की वैल्यू हो जाएगी के Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इनके बीच का सेपरेशन बच्चों 1 मीटर है ना। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 8K। ठीक है, FC की वैल्यू निकालना बच्चों, FC की वैल्यू जो आ रही होगी वो देखो, FC निकालूंगा तो इन दोनों का इंटरेक्शन देखूंगा तो K × 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको निकालूं तो 12K डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ रहा होगा, 3K आ रहा होगा ना, 3K आ रहा होगा। अब मैं जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो जब नेट फोर्स निकालूंगा ना बच्चों तो डायरेक्शन के साथ निकालूंगा ना, वेक्टर एडिशन करूंगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपल क्या करूंगा मैं, जोड़ दूंगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 8K + 3K कितना आएगा, 11K। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 11K। तो आपको ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि इस बार जो बी पॉइंट पे चार्ज है ना बच्चों उस पे फोर्स निकालना है, जो बी पॉइंट पे चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है। ठीक है, चलो सवाल लिख लो। सवाल ये है कि ए बी और सी 3 पॉइंट है, इस पे चार्ज है +2 कूलम। ठीक है बच्चों, इस पे -3 कूलम। ठीक है बच्चों, और इस पे -5 कूलम। ठीक है, चलो इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है ना बच्चों। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, सोच लो। देखो अपनी सोच मैच करो। अगर मैं बी पे फोर्स देखूं जो -3 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो देखो हम एक बार इस पे फोर्स कौन चार्ज लगा रहा होगा, हमको इस पे फोर्स निकालना है बच्चों। तो कौन चार्जेस फोर्स लगा रहा होगा, एक ये इस पे लगा रहा होगा और एक ये इस पे लगा रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, हमने फोर्स इस पे पूछा है तो इस पे लगने वाला फोर्स का वेक्टर समीशन करना है। ठीक है, चलो तो -3 कूलम पे देखो ये एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे पर अटैक कर रहे होंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा इस साइड, जो ए लगा रहा होगा, ये एफ इधर रहा होगा,
ठीक है। और इसको देखो, ये माइनस माइनस चार्ज है, दोनों माइनस चार्ज है, एक दूसरे से को रिपेल कर रहा है, मतलब ये इस पे किस साइड फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर, और ये इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये माइनस चार्ज है, तो ये इस पे इसको रिपेल कर रहा होगा, तो वापस इस पे फोर्स किधर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा FC। चलो ठीक है, अब आप FB की वैल्यू बताओ, FB की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो FB की वैल्यू आ जाएगी K 2 × 3। पूछोगे कि सर माइनस का क्या हुआ, अरे बच्चों माइनस का काम वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, डायरेक्शन दिखाना, तो मैंने डायरेक्शन दिखा दिया, तो माइनस नहीं लिखूंगा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6K। चलो FC की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, FC की जो वैल्यू आ गई होगी वो 3K3 5 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा होगा, ये 15K आ रहा होगा। अब जब मैंने दोनों वेक्टर का क्या किया, एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो अब नेट फोर्स लिखूंगा, तो नेट समीशन करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो FA प्लस FC, ठीक है बच्चों, ये लिख लेना वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू आ गई 16K प्लस 15K, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21K ना, 21K लिख लो, ठीक है। चलो जो अगला सवाल है बच्चों वो ये है, इसको लिख लो जल्दी। जो अगला सवाल है बच्चों ये है कि एक Q1 चार्ज को एक चार्ज के सिस्टम में कहाँ प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 है। सवाल सुनो बच्चों, एक सिस्टम ऑफ चार्ज में दो सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसमें Q1 को कहाँ प्लेस करें कि नेट फोर्स Q1 पे 0, वेयर शुड लिखो, वेयर शुड Q1 be placed so that net force on it is 0, ठीक है, सिस्टम ऐसा है, ठीक है, यह है आपका प्लस Q1, यह है प्लस 4Q, ठीक है, प्लस 4Q, इसके बीच का सेपरेशन आ रहा है, ठीक है ना बच्चों, ये आ रहा है। और अब अपने को क्या करना है, एक Q1 चार्ज लेना है, ठीक है, Q1 चार्ज को इस सिस्टम में किधर रखेंगे कि Q1 पे लगने वाला फोर्स जो कि ये दोनों लगाएंगे उसके चलते 0 होगा, ठीक है। चलो एक एक करके समझ लेते हैं कि Q1 को मैं किधर प्लेस, Q1 जो चार्ज है उसका नेचर नहीं पता, ठीक है। चलो तो अपने बाहर से सिस्टम के चलते एक रीजन यहाँ बन रहा है, एक इनके मिडिल में बन रहा है, मान लो कि मैंने यहाँ कोई मिडिल, और एक रीजन बन रहा है इधर, ठीक है, चलो ठीक है, एक रीजन, 2 रीजन और 3 रीजन, ठीक है। अपने को ये देखना है कि मैं Q1 को इन तीनों रीजन में किधर प्लेस करूं कि नेट फोर्स 0 आए इस Q1 पे। चलो अगर मैं यहाँ देखूं बच्चों, मान लो कि मैंने क्या किया, हीट एंड ट्रायल से Q1 को यहाँ प्लेस कर दिया, मैं Q1 को इधर प्लेस करूंगा तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो जो FA लग रहा होगा वो इधर ही लग रहा होगा और FB भी इधर ही लग रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या इस Q1 पे पॉसिबिलिटी बन रही है क्या कि नेट फोर्स यहाँ 0 हो जाए? नहीं बच्चों, नेट फोर्स कहाँ 0 होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों जो वेक्टर है वो तो ऐड हो रहा है, और ऐड होने पे तो कभी 0 होगा नहीं, तो इस रीजन में जो है नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। चलो सर यहाँ चेक करके बताओ, चलो ठीक है। तो देखो अगर मैं Q1 को यहाँ प्लेस कर दूँ, ठीक है, Q1 को यहाँ प्लेस कर दूँ, जब Q1 को यहाँ प्लेस करूँगा तो ये जो Q चार्ज होगा ये फोर्स किधर लगा रहा होगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये फोर्स लगा रहा होगा इधर, ये हो जाएगा FA। सर B किधर लगा रहा होगा, तो B भी इसको रिपेल कर रहा है क्योंकि दोनों पे चार्ज का नेचर सेम है, तो ये B इधर ही लगा रहा होगा। तो सर इस रीजन में भी तो नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर तो ऐड हो रहे हैं, तो इस रीजन में भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो अब सेकेंड रीजन में ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। चलो ठीक है, देख लेता है। मैं मानता हूं
कि मैंने ये जो Q1 है, ये जो Q1 चार्ज है, मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। सपोज कर लो यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ प्लेस करूँगा तो इसके चलते फोर्स आ रहा होगा इधर, ठीक है, और इसके चलते जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा इधर। आ रहा है कि नहीं बच्चों? ये जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे सर पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स क्या बन जाए, नेट फोर्स जीरो बन जाए। तो जीरो बन जाए तो मैं मान लेता हूँ कि इस Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे, इस Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे जो है इस पे फोर्स, नेट फोर्स जीरो है। तो ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, r माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं और उसको जीरो करूं तो इस केस में नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा बच्चों, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तभी तो कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये क्या है, ये है एफ ए लग रहा होगा ना इधर, एफ ए मतलब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। तो के Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एफ बी की वैल्यू कितनी होगी सर, तो लिख दो के Q1 इंटू 4Q डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक लिखो, चलो ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मैं सॉल्यूशन बना दूँ, कंप्लीट सवाल लिख लिए होंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन ऊपर करूँ, तो देखो क्या क्या कट हो रहा है, यहाँ से ये कट हो गया, ये Q1 ये कट गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया बच्चों 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 4 के बराबर। इसको अपन सॉल्व करें तो आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करूंगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। अगर मैं यहाँ प्लस लेके साइन को सॉल्व करूँ बच्चों, अगर प्लस लेता हूँ तो प्लस लेके सॉल्व करूँ बच्चों तो क्या आ रहा होगा बताना थोड़ा, प्लस लोगे तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2x मतलब 3, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 3x इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो x की वैल्यू r/3 आ गई। चलो ये जो डिस्टेंस है ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये वैलिड डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या बच्चों, नहीं। चलो मैं माइनस को लेके देख लेता हूँ सर क्या आ रहा है। माइनस लेके देखोगे तो यहाँ माइनस साइन लोगे, यहाँ माइनस साइन लोगे तो आर माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू आर, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस आर। तो क्या ये पॉसिबल डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों, नॉट पॉसिबल। तो अपना आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू r/3 पे जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ से इतने डिस्टेंस पे नेट फोर्स जीरो। अगर कोई पूछ लेता है कि 4Q से कितना डिस्टेंस पे, तो यहाँ से कैलकुलेट करना r माइनस r/3, तो ये 2r/3। तो 2r/3 डिस्टेंस कहाँ से, 4Q चार्ज से, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, ठीक है, और प्लस Q चार्ज से कितना, r/3। चलो बच्चों आई होप यहाँ तक समझ लिए होगे। चलो होमवर्क लिख लो, होम असाइनमेंट लिख लो, और इसको ट्राई करना सॉल्व करने की। इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो होम असाइनमेंट है बच्चों वो ये है कि Q1 चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि नेट फोर्स जीरो आए, ठीक है। वेयर शुड Q1 चार्ज इज प्लेस्ड सो डैट, लिखना, ये होम असाइनमेंट है ना, होम असाइनमेंट, ठीक है। वेयर शुड Q1 चार्ज इज प्लेस्ड so that नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, ठीक है। चलो सिस्टम ऐसा है, यह है प्लस Q चार्ज, ये माइनस 9Q चार्ज, ठीक है बच्चों, और इनके बीच का सेपरेशन R, ठीक है। इधर Q1 को प्लेस करोगे, कितने डिस्टेंस पे Q को प्लेस करोगे, x की वैल्यू भी निकालनी, ठीक है। तो दूसरा सवाल है बच्चों वो यह है कि वेयर शुड charge Q is placed so that net force
नेट फोर्स ऑन इट इज 0। सिस्टम ऐसा है कुछ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन R है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मीडियम लेयर जानते हो, ठीक है। ये 2 सवाल है असाइनमेंट में। पॉज करो वीडियो और लिख लो जल्दी से। चलो ठीक है, चलो कुछ नोट लिखा देता हूँ जो कि जब अगली क्लास होगी तो उसमें मैं ट्रायंगल वगैरह पे, किसी ज्योमेट्री के कॉर्नर्स वगैरह पे सवाल चार्ज को रख के सवाल देखेंगे, ठीक है। तो अपन 11th क्लास में ये बात जानते हैं, अपन वेक्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये मानता हूँ कि अगर आपको वेक्टर ब्लर हो गया होगा क्योंकि 11th क्लास में पढ़े हो, अगर चीज़ें ब्लर हो गई होगी तो एक बार जरूर वेक्टर पढ़ लेना, फिर अगली क्लास देखना। क्या बच्चों, वेक्टर को पढ़ लेना अच्छे से, तो फिर अगली क्लास देखना, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। अपने को ये बात पता था बच्चों कि नोट में लिख लेना कि अगर 2 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, क्या बच्चों, इफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं वेक्टर क्वांटिटी को क्या लेके चल रहा हूँ तो समझना, यहाँ मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ फोर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगर 2 वेक्टर, पहला केस है, अगर 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर F है और दोनों क्या है, पैरेलल है, तो अभी तो एंगल 0। तो इस केस में इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, F प्लस F, तो आएगा 2F, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड इतना आएगा। चलो अगर थीटा जो है वो 60 डिग्री है, अगर 2 इक्वल वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो याद करो बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा था a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट अंडर, उसमें a बराबर b बराबर f डालोगे और एंगल 60 डिग्री डालोगे, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा ना बच्चों, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। कहाँ आएगा, जो मैं FR लिख रहा हूँ वो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चों, आपको पता होगा, इसकी वैल्यू जाएगी √3 × F आएगी, ठीक है बच्चों, √3 × F आएगी, ठीक है। चलो अगर एंगल 120 डिग्री हुआ, अगर 2 इक्वल वेक्टर हैं और 120 डिग्री पे है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है, ठीक है बच्चों। चलो अगर 2 वेक्टर 180 डिग्री होंगे तो बच्चों, अगर 2 वेक्टर 180 डिग्री पे होंगे बच्चों, तो अगर 2 वेक्टर 180 डिग्री पे होंगे बच्चों, तो 180 डिग्री का मतलब एंटी पैरेलल कंडीशन ना। तो अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल है। हाँ, अगर एंटी पैरेलल है बच्चों तो क्या होगा, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे मान लो ये वेक्टर है दोनों, ये F है और F है, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 वेक्टर, ठीक है। तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा, इसका मॉड जो आ जाएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मॉड जो आ जाएगा 0 के बराबर। याद करो बच्चों कि अगर मान लो थीटा कोई जनरल थीटा हो गया तो क्या करेंगे सर, चलो ये तो हो गया, ये 180 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। अगर मान लो थीटा कोई जनरल थीटा हो गया तो फॉर जनरल थीटा, ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, अभी भी अपन डील कर रहे हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लिखना, ठीक है बच्चों, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो इस केस में याद कर लो, गणित पे मत जाना, FR = आ जाएगा 2F cos θ/2, ठीक है। इस फॉर्मूला से अपन ऊपर में जितने भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं उसको चेक किया जा सकता है। कैसे, देखो कि अगर थीटा के जगह पे 180 डालूं, तो अगर थीटा के जगह 180 डालूंगा तो ये हो जाएगा 180 / 2, तो 90, और cos 90 कितना होता है बच्चों,
जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। चलो अगर थीटा को मैं यहाँ 60 डिग्री डालूँ, 60 डिग्री डालूँ तो थीटा बाई 2 मतलब कितना आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो यहाँ √3 और बाई 2 करूँगा तो 2 से 2 गया तो बचेगा √3 × f। ठीक है बच्चों। तो अगर दो वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल वो है, अगर थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट आता है बच्चों वो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। मतलब यहाँ से भी θ/2 और यहाँ से भी θ/2 और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2 cos θ/2। ठीक है बच्चों। चलो अगली क्लास में जो इससे पे बेस्ट सवाल है उसको करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।